हाँ तो बच्चों, मैं राम कुमार सिंह कक्षा 10 की सामाजिक अध्ययन का अध्यापन करवाने का प्रयास करूंगा। इसे बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में बोर्ड परीक्षाएं लगभग 1 महीने पश्चात प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए 1 महीने के शॉर्ट टाइम में इतने लंबे सिलेबस को विस्तृत तरीके से हम नहीं समझ पाएंगे। जो हमने पूरे साल भर तक विस्तृत अध्ययन किया है, उसी अध्ययन को हम शॉर्ट लिस्ट करके अब संक्षिप्त में बोर्ड के पैटर्न के आधार पर बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र में किस किस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारी सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति में पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी। जिस प्रकार से पाठ का नाम है, नाम का अर्थ हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए। किसी भी पाठ का जब हम अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम हमें पाठ का नाम स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए, तभी हम उस पाठ को समझ पाएंगे। तो पाठ है हमारा सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब है शासन, सरकार चलाना, नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति। हम पारिभाषिक रूप में अगर चाहें इसको प्रदर्शित करना या लिखना तो हम ये कह सकते हैं कि नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति। नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति, अर्थात सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का मतलब है सरकार चलाने की पावर, सरकार चलाने की ताकत, कानून बनाने की, कानून लागू करने की, देश को रूल करने की शक्ति। ये जो शक्ति है, ये प्राचीन काल में एक व्यक्ति तक सीमित थी, जिसे हम राजतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते थे या राजशाही कहा जाता था। अनेक नाम इसके लिए जाते। वर्तमान में शासन की या सत्ता की जो शक्ति है, वो लोकतंत्रों में मूल रूप से जनता में सीमित हो गई है। मूल रूप से शासन की जो शक्ति है वो जनता में सीमित हो गई है। इसीलिए लोकतंत्र की एक आसान सी परिभाषा, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जो सर्वविदित है, हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, लोकतंत्र की सबसे सामान्य सी परिभाषा है। और उस परिभाषा में लोकतंत्र की सारी विशेषताएं भी प्रकट हो जाती। कुल मिलाकर हम ये कहें कि लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है। अब आते हैं अपने इस पाठ पर। पाठ है सत्ता की साझेदारी। जैसा मैंने नाम सत्ता का अर्थ बताया, आपको समझ में आ गया कि सत्ता का मतलब है शासन करना, राज्य चलाना। अपनी साधारण भाषा में अपन हम कहें, राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में कह सकते हैं कि राज करवा की ताकत गुणमय है। जैसा कि अपने परिवार में हमारे माता पिता सारे निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसी प्रकार से पूरे देश के डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की जो शक्ति है वो सत्ता कहलाती है। ये जो सत्ता है, इस सत्ता में लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। यदि किसी एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित होती है तो उसकी स्थिति ये हो जाएगी, वो लोकतंत्र न कहला करके तानाशाही हो जाएगी। तानाशाहों के संबंध में जैसा हम पढ़ते हैं, हिटलर, मुसोलिनी, ये तानाशाह शासक हुए हैं इतिहास में। तो अब सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी का हमारा ये जो पाठ है, इस पाठ की हम सबसे पहले देखते हैं पाठ का फ्रेमवर्क, कि पाठ में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। तो पाठ में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ हमारा 2 नंबर का, कितने नंबर का? 2 नंबर का। 2 नंबर का इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा।
2 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए हमें इस पार्ट में से जहां जहां 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करना है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। तो सीमित समय में हमें इस पार्ट में से 2-2 नंबर के जितने प्रश्न जहां से पुटअप होते हैं वही देखने हैं। सर्वप्रथम इस पार्ट के फ्रेमवर्क में आपको बता रहा था, तो इसके फ्रेमवर्क में सत्ता की साझेदारी में 2 तो हमें उदाहरण देखने हैं। एक तो बेल्जियम, बेल्जियम का उदाहरण, और दूसरा है श्रीलंका का उदाहरण। श्रीलंका की शासन व्यवस्था और बेल्जियम की शासन व्यवस्था, 2 चीजें हमें यह देखनी है। इसके पश्चात हमें अगले बिंदु पर कि सत्ता की साझेदारी जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो 2 उदाहरण देखेंगे हम, श्रीलंका और बेल्जियम का। दोनों की सरकार लोकतांत्रिक सरकार हैं। ये दोनों सरकारें किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करती हैं, ये 2 चीज देखेंगे। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी है वो कैसे आगे बढ़ती है और वर्तमान में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। साझेदारी के रूप कि कैसे कैसे सत्ता की साझेदारी हो सकती है। और तीसरा जो बिंदु है वो है भारत में सत्ता की साझेदारी कैसे, इसको भारत के संदर्भ में और देखेंगे। भारत के संदर्भ तो इस प्रकार से हमारा जो बिंदु है पार्ट है, इस पार्ट में सिर्फ यही 3 बिंदु हैं। इन 3 बिंदुओं में से 1-2 नंबर का प्रश्न हमारे सामने आएगा। तो अब इनको हम विस्तार से अगर पढ़ें तो सबसे पहले बेल्जियम का मॉडल, हमारे फ्रेमवर्क के अनुसार सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम मॉडल को। बेल्जियम मॉडल में से इसको हम विस्तार से ना समझकर, विस्तार से ज्यादा इसकी गहराई में ना जाकर के मैं आपको शॉर्ट ब्रीफिंग बता देता हूं कि बेल्जियम में क्या हुआ था कि बेल्जियम एक यूरोपीय देश है, छोटा सा देश है। इस देश में की स्थिति ये थी कि इस देश में 2 भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो इसके निवासी हैं। एक इसमें डच भाषा बोलने वाले और दूसरे इसमें फ्रेंच बोलने वाले। बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलने वाले, और तीसरी भाषा यहां पर है जर्मन। अब इनका अनुपात देखो, डच बोलने वाले जो लोग हैं ये जनसंख्या के हिसाब से 59%, फ्रेंच बोलने वाले 40% और जर्मन बोलने वाले मात्र 1%। तो बेल्जियम स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के पश्चात बेल्जियम में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई। ये यहां की जातीय बुनावट या सामाजिक बुनावट, पहला प्रश्न यहां पर यही बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, बेल्जियम के समाज की बुनावट कैसी है या थी, ये 2 नंबर का आपका प्रश्न है। अब बेल्जियम की सामाजिक बुनावट कैसी है, तो बेल्जियम की सामाजिक बुनावट जैसी मैंने आपको बताई कि यहां पर डच भाषा बोलने वाले 59%, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40%, जर्मन बोलने वाले 1%। अब यहां पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही पढ़े लिखे और पैसे वाले थे। इनमें शिक्षा का स्तर ऊंचा और आर्थिक रूप से संपन्न, ये 2 चीज थी। अब डच भाषी जो लोग हैं वो अशिक्षित थे और आर्थिक रूप से कमजोर थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, अशिक्षित थे। अब प्रारंभिक, अब ये साधारण सी चीज है, हम जानते हैं
सामान्य रूप से हम जानते हैं कि क्या होता है कि राजनीति में, जैसा कि आज हम जानते हैं, राजनीति में पैसे वालों का बोलबाला होता है। फ्रेंच भाषी लोग पढ़े लिखे भी थे और पैसा भी इनके पास ज्यादा था। डच भाषी लोग कमजोर थे, इनके पास पैसा भी कम था। इसलिए ये लोग राजनीति में पूरा का पूरा दबदबा किसका था? फ्रेंच बोलने वालों का था। फ्रेंच बोलने वालों का दबदबा था। प्रारंभिक वर्षों में सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे डच बोलने वाले जो लोग हैं वो अशिक्षित से शिक्षित होने लगे और कमजोर से संपन्न होने लगे, तो इनके दिमाग में कीड़ा बैठ गया कि फ्रेंच बोलने वाले हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, फ्रेंच बोलने वाले हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इस चीज को लेकर के फ्रेंच भाषी जो लोग हैं उनसे डच भाषी लोगों की द्वेषता बढ़ती गई। अब जैसे जैसे द्वेषता बढ़ती गई, धीरे धीरे फ्रेंच भाषी लोग जो थे पढ़े लिखे थे, सत्ता थी, पावर थी, ताकत थी इनके पास, इसलिए इन्होंने डच भाषी लोगों को की बातों को माना नहीं, अवहेलना की। और डच भाषी लोगों ने लोकतंत्र की परिभाषा तो पढ़ी रखी थी, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो, कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। इतना इनको समझ में आ गया डच भाषी लोगों को कि हमारी संख्या कितनी है, 59% है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सत्ता में कब्जा हमारा ही होगा। ये बात बोल करके दोनों के बीच क्या शुरू हो गया? दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। अब दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। तनाव शुरू हुआ तो दोनों आपस में लड़ने लग गए। अब यहां पर इनकी समझदारी सामने आती है। सत्ता को लेकर के डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग जो हैं वो आपस में लड़ने लग गए। और इसके पश्चात बेल्जियम के जो राजनीतिज्ञ थे, समझदार व्यक्ति थे, बेल्जियम के राजनीतिज्ञ, ये समझदार थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि भाई आपस में लड़ो मत, लड़ाई मत करो, लड़ाई से किसी का कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। हम बैठ करके हमारे संविधान में संशोधन करेंगे, सुधार करेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे, जो भी समस्या है उसका समाधान हम कर लेंगे। तो अब देखो यहां तक हम पहुंचे। इससे पहले हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न आ गया, बेल्जियम के समाज की बनावट कैसी थी? उत्तर यहीं पर क्लियर हो गया। बेल्जियम यूरोपीय देश है, छोटा सा देश है। इस बेल्जियम में 59% जनता डच भाषा बोलने वाली थी, 40% जनता फ्रेंच भाषा बोलने वाली थी और 1% जनता जर्मन भाषा बोलने वाली थी। इनके मध्य तनाव इस बात को लेकर उत्पन्न हुआ कि डच भाषी लोगों ने राजनीति यानी सत्ता में हिस्सेदारी या साझेदारी की मांग की। यह हो गया अपना इस प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न आगे आएगा कि बेल्जियम के लोगों ने डच और फ्रेंच में तनाव हुआ। तनाव होने के पश्चात राजनीतिज्ञों ने कहा कि हम बैठकर मसला सुलझाएंगे। तो यहां हमारा दूसरा प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि बेल्जियम के संविधान में क्या संशोधन हुए या संशोधन किए गए? ये अपना अगला प्रश्न बनता है 2 नंबर का कि बेल्जियम के संविधान में क्या संशोधन किए। तो यहां तनाव था। तनाव के बाद राजनीतिज्ञों ने क्या किया? राजनीतिज्ञों ने यह कहा कि भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो, हम आराम से बैठ करके मामले को सुलझा लेते हैं। अब क्या किया देखो, बेल्जियम के राजनीतिज्ञों ने बहुत अच्छी और बहुत समझदारी पूर्ण बात की और ऐसी समझदारी विकसित की कि बेल्जियम ने अपने संविधान को इतना शानदार और दुरुस्त किया कि आज भी दुनिया बेल्जियम के संविधान को मॉडल संविधान कहती है और अलग ही तरह से दुनिया के संविधानों में एक अलग ही संविधान बन गया जिसको बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। बेल्जियम मॉडल में क्या हुआ देखो, बेल्जियम मॉडल में किया क्या गया? डच भाषी लोगों की जनसंख्या कितनी थी? 59% जनसंख्या थी। तो राजनीतिज्ञों ने कहा कि केंद्र सरकार में डच भाषा बोलने वाले लोग 50% सीटें रखेंगे या
नेतृत्व रखेंगे और 50% किसको देंगे? फ्रेंच बोलने वालों को। केंद्र सरकार में 50% डच बोलने वालों को और 50% फ्रेंच बोलने वालों को। दूसरी स्थिति, अब यहां दूसरी उन्होंने संशोधन किया, वो ये किया कि राज्य या प्रांतीय सरकारें जो थी, इसको मिटाते आएगा नहीं, संविधान में संशोधन, संविधान में, बेल्जियम के संविधान में संशोधन किए गए। पहला संविधान हुआ केंद्र सरकार में 50% और 50%, 50% डच बोलने वाले, 50% फ्रेंच बोलने वाले, दोनों को 50-50% नेतृत्व दे दिया गया, दोनों को 50-50% केंद्र सरकार में सीट दे दी गई। दूसरा इन्होंने संशोधन क्या किया कि प्रांतीय सरकारें जो थी उनको अधिकार दे दिए गए, संवैधानिक अधिकार दे दिए गए, संवैधानिक अधिकार दे दिए गए, जिसको हम स्वायत्तता बोलते हैं। अब अधिकार के संबंध में एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। हालांकि प्रांतीय सरकारें वहां पहले भी थी, चल रही थी, उनके पास अधिकार भी थे, लेकिन ये अधिकार किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए थे। ये अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए थे, इसलिए केंद्र सरकार जब मर्जी तब प्रांतीय सरकारों से ये अधिकार वापस ले सकती थी। लेकिन अब क्या किया इन्होंने? संशोधन करके इन्होंने ये किया कि अधिकार प्रांतीय सरकारों को संविधान द्वारा दे दिया गया, जिनको चेंज करना या हटाना आसान काम नहीं था, लगभग नामुमकिन था। तीसरा परिवर्तन क्या किया गया? तीसरा संविधान में संशोधन क्या किया गया? ब्रुसेल्स में सरकार, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी थी। अब राजधानी जो क्षेत्र था उसमें भी इन्होंने क्या किया? वही 50% डच और 50% फ्रेंच, ये नेतृत्व दे दिया। दोनों जगह 50, केंद्र सरकार में भी और ब्रुसेल्स सरकार में भी। अब यहां पर देखो 50% नेतृत्व इनको दिया गया, तो इसमें हुआ क्या कि डच भाषी जो लोग थे वो पूरे देश में तो 58% थे और ये 40%। अब ये 58% होते हुए भी इन्होंने कितना लिया? 50% लिया। इनको 40% होते हुए भी 50% दिया। तो इस चीज का बदला यहां इनको मिल गया, इसके बदले यहां नेतृत्व मिल गया। यहां स्थिति क्या थी ब्रुसेल्स में? ब्रुसेल्स में डच भाषी जो लोग हैं वो केवल 20% और फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो 80% है। अब फ्रेंच भाषी लोगों ने 80% जनसंख्या होते हुए भी क्या किया? 50% ही सीटें रखी, भाई 50 डचों को दे दो। यहां डचों ने क्या किया? 58% जनसंख्या होते हुए भी 50% रखी कि हम 50% रख लेंगे, 50% फ्रेंच भाषियों को दे दो। और चौथा संशोधन किया गया कि सामुदायिक सरकार का गठन। और सामुदायिक सरकारों का गठन, इसमें विशेष बात क्या रही कि ये भाषा के आधार पर वोट डाले गए कि इन सरकारों के जब चुनाव होते हैं तो उनमें भाषा के आधार पर वोट डाले जा सकते हैं। ये हुए संशोधन, ये संविधान के संशोधन है। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न मैंने ये बताया था बेल्जियम के संविधान में क्या क्या संशोधन किए गए। तो बेल्जियम के संविधान में देखो शॉर्ट में हम समझते हैं क्या किया गया। केंद्र सरकार में 50-50% सीटें दे दी गई, प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार दे दिए गए, ब्रुसेल्स सरकार में 50-50% सीटें दे दी गई और सामुदायिक सरकारों का गठन किया गया जिनमें भाषा के आधार पर वोटिंग की जाती थी। दैट्स क्लियर। ये 2 नंबर का आपका प्रश्न तैयार हुआ। दूसरा प्रश्न ये भी 2 नंबर का तैयार हुआ। अब बेल्जियम
का जो संविधान संशोधन किया गया, शॉर्ट में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच सत्ता को लेकर के, सरकार को लेकर के मनमुटाव हुआ। उस मनमुटाव को दूर करने के लिए बेल्जियम के लोगों ने समझदारी दिखाई और समझदारी दिखा करके अपने संविधान में संशोधन कर लिया। संशोधन करके डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों प्रकार के या दोनों भाषाई लोगों ने आराम से 50-50% का नेतृत्व स्वीकार करके और अपने देश को गृह युद्ध से बचा लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय संघ ने अपना मुख्यालय, यूरोपीय संघ ने अपना मुख्यालय बनाया, किसको? ब्रुसेल्स को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपके जीवन भर काम आने वाला प्रश्न है ये। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये आपके आगे आने वाली कंपटीशन परीक्षाओं में जब आप तैयारी करेंगे तब भी काम में आएगा। याद रखें, ईयू का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में। तो पूरे यूरोप के देशों ने मिलकर के अपना जो संघ बनाया था, उस संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया। इससे यह जाहिर होता है कि सारे यूरोप में बेल्जियम के मॉडल की प्रशंसा की गई, बेल्जियम के लोगों की प्रशंसा की गई और यह माना गया कि बेल्जियम के लोग बहुत समझदार हैं, इन्होंने समझदारी से अपने सारे झगड़ों को निपटा लिया। यह हो गया सत्ता में साझेदारी। अब हमारा पाठ था सत्ता में साझेदारी। तो बेल्जियम ने सत्ता में साझेदारी की, अर्थात साधारण भाषा में अपन कह सकते हैं कि फ्रेंच भाषी लोग थे, उनका दबदबा था। डच भाषी जो पढ़े लिखे तो उन्होंने कहा भाई सत्ता हमें भी चाहिए थोड़ी बोली। तो फ्रेंच भाषी लोगों ने नाटक ना करके आराम से कहा कि भाई तुम भी ले लो सत्ता, थे भी सत्ता में पाती ले लो। साधारण भाषा, मारवाड़ी भाषा में कान के भैया रोड़ा भाई दो मत करो रे, थे भी पाती ले लो, थाने भी दे दे, आधी मान दे दो, आधी थी ले लो, तो बीमारी मेटो, झंझट मेटो। आजकल जी लोग बाग शिव की खातर लड़े, लेकिन इन्होंने समझदारी दिखा करके खेत की शिव की खातर लड़ पड़े। दो पड़ोसी रोजी ना अखबार में रोजी ने लिखे दिया, आज जमीनी विवाद में इतने का हेल्दर, इतने का सिर फोड़ार, इतने का माथा फूटार। तो उस समस्या से का समाधान इन्होंने कैसे किया? इन्होंने साफ सुथरा समाधान कर दिया कि भाई ठीक है, तुम भी सत्ता में हो, हम भी सत्ता में रहेंगे। हाँ, तो जिस प्रकार से हमने दो प्रश्न देखे, दोनों 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ये दोनों प्रश्न कंप्लीट होने के साथ ही हमारा बेल्जियम मॉडल कंप्लीट हुआ। अब इसके पश्चात हम देखते हैं एक अगला उदाहरण सत्ता में साझेदारी का। अभी जो जैसा मैंने आपको बताया कि सत्ता में इन्होंने तो साझेदारी कर ली, अब दूसरा एक देश ऐसे देश का उदाहरण हम पढ़ेंगे जिसने सत्ता में साझेदारी नहीं की। नहीं करने वाला देश कौन सा है? वो है श्रीलंका। अब दूसरा जो उदाहरण मैंने जैसा आपको पार्ट के फ्रेमवर्क में बताया था कि बेल्जियम का मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम श्रीलंका का मॉडल पढ़ेंगे। अब श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने देखो वही लोकतांत्रिक सरकार, श्रीलंका में भी सरकार वही लोकतंत्र थी। अब अगला प्रश्न यही बन जाता है यहीं पर, जैसा बेल्जियम के लिए हमने किया था। तीसरा प्रश्न, श्रीलंका के समाज की जातीय बुनावट कैसी थी? श्रीलंका के समाज की बुनावट कैसी है या थी? तो श्रीलंका जो है वो लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश होते हुए भी श्रीलंका ने क्या किया? पहले हम इसकी बुनावट देखते हैं। श्रीलंका की बुनावट इस प्रकार से है कि श्रीलंका में एक प्रजाति है सिंगली, जो सिंगली भाषा बोलते हैं, और दूसरी प्रजाति है तमिल। अब सिंगली जाति जो है वो लगभग 80% और तमिल जो है वो रह गए 18%, 79-80% के लगभग है, और ये है 18%। अब देखो 80% जनता है सिंगली,
तो साधारण सी बात है, वाजिब सी बात है कि जिस देश में 80% जनता सिंगली है या एक भाषा बोलने वाली है या एक नस्ल की है, तो सरकार तो उसी की बनेगी, क्योंकि लोकतंत्र में तो जहां ज्यादा वोट होंगे, जिसके ज्यादा वोट होंगे उसी की सत्ता या सरकार रहेगी। अब इसीलिए तो लोकतंत्र को कहा जाता है ना भीड़ तंत्र, जिस तरफ ज्यादा भीड़ हो गई उसी तरफ का तंत्र बन गया, मतलब उसी की सरकार बन गई। कुल मिलाकर ये हेड काउंटिंग का सिस्टम है। इसमें जितनी खोपड़ी आपके साथ है, जितने सर, जितने हाथ या जितने वोट, इसे हम कह सकते हैं जितने वोट आपके साथ हैं उसी से आपकी सरकार बनेगी। अब सरकार में जितने ज्यादा वोट, तो यहां पर तो 80% के लगभग जनता सिंगली है, तो सिंगली जनता है, तो साधारण सी बात है श्रीलंका में सिंगलियों की सरकार बनेगी। दूसरी जो नस्ल थी वो थी तमिल। इन तमिलों में दो प्रकार के तमिल थे, एक तो श्रीलंका मूल के तमिल थे, श्रीलंका मूल के तमिल भी थे, और दूसरे हैं वो हैं भारतीय मूल के तमिल। भारतीय मूल के तमिल कौन है? अंग्रेजों के जमाने में या जब देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय तमिलनाडु के तमिल जो लोग हैं उनको श्रीलंका में ले जाया गया था। श्रीलंका इसलिए ले जाया गया था, श्रीलंका में चाय के बागानों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। ये लोग वहां गए, श्रीलंका के तमिल जो लोग हैं वहां गए और वहीं पर बस गए और वहीं के होकर रह गए। और उसके बाद अंग्रेज वहां से चले गए, अंग्रेजों ने देश को छोड़ दिया और देश आजाद हुआ, तो उसके बाद भी ये लोग वहीं पर बस गए और वहीं के मूल निवासी हो गए। अब हुआ क्या कि सिंगलियों ने तमिलों की भावनाओं का सम्मान ना करते हुए क्या किया, 1950 के दशक में, 50 के दशक में कानून पारित किया। क्या कानून पारित किया कि देश की राजभाषा सिंगली होगी, सिंगली लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, नौकरी में प्राथमिकता, सिंगलियों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, सिंगली भाषा राजभाषा होगी और सारे कामकाज सिंगली भाषा में ही होंगे। और बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म, ये सिंगली जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाना। अब ये कानून आए तो सारे कानून हैं वो सिंगलियों के फेवर में आ गए। सिंगली भाषा आगे बढ़ाया जाएगा, राष्ट्रभाषा बना दिया गया, नौकरी जितनी भी सरकारी नौकरियां उनमें प्राथमिकता सिंगली लोगों को मिलेगी, सिंगली जो लोग हैं बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और हर काम में सिंगलियों को प्राथमिकता मिलेगी। तो तमिलों के मन में यह आया कि जब सारा काम सिंगलियों का ही पहले होगा तो हमारा काम तो होगा ही नहीं, अर्थात हमारी संस्कृति पर यह कुठाराघात है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन, इन सबको ये सिंगली लोग नष्ट करना चाहते हैं। तो तमिलों ने क्या किया, तमिलों ने कहा कि भाई आप लोग मानते हैं कि आप संख्या में ज्यादा हैं, 80% के लगभग आप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, ये फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये तो तानाशाही होगी सिंगलियों की। तो सिंगलियों ने कहा कि हमारी सरकार है, हमारी सत्ता है, हमारा राज है, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तुम कौन होते हो करने वाले। तो उन तमिलों ने कहा भाई हम भी देश के नागरिक हैं, श्रीलंका के नागरिक हैं, श्रीलंका के रहने वाले हैं, हमारी भी सुनो, हमारी भाषाओं और संस्कृति जो है उसकी सुरक्षा का भी हमें थोड़ा बहुत अधिकार दो, हमें भी थोड़ा बहुत सरकार में, सत्ता में हिस्सेदारी दो। पाठ चल रहा था सत्ता में साझेदारी, तो इन्होंने सत्ता में साझेदारी मांगने की कोशिश की, सरकार से विनती की कि भाई हमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा सरकार में दे दो। तो सिंगलियों ने कहा क्यों, कहीं मांगे, चल क्यों, 80% थे ये तो 80% थे, मतलब इनके पास वोट बैंक ज्यादा था, पावर ज्यादा था, पावर ज्यादा था। तो अपना मारवाड़ी मुखावत है ना, ठाटा की डोको डांग ना फाड़ गिरे, कोई लेना देना ही को नहीं आता। तमिल जार में सिंह गवर्नमेंट ने क्यों कि साहब माने थोड़ी घनी अधिकार देना, चल चल बड़ा बदे कुछ नहीं मिलेगा। अब कुछ नहीं मिलेगा ये कहा जब तमिलों को, तो तमिलों के दिमाग में ये बैठ गया कि हमारी सरकार हमारी नहीं है, ये सिंगलियों की है। तो ये लोग अपने ही देश में बेगानापन महसूस करने लग गए। ऐसी स्थिति में तमिलों ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर दिया। जब तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया तो सिंगली तो भाई बहुत ज्यादा संख्या में थे और सरकार थी, सत्ता में थे, तो इन्होंने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया कि भागो यहां से, कोई सरकार कोई सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो जी में आए वो करो।
इनको भगा दिया तो इनको और ज्यादा गुस्सा आ गया। इनको और ज्यादा गुस्सा आया तो इन्होंने सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। क्या कर दिया? सशस्त्र संघर्ष। सशस्त्र संघर्ष अर्थात हथियार उठा लिए। अब जैसे मान लो कि अपना साधारण सी बात है कि एक दो जना न कोई 20 आदमी मिलकर दकाड़वा लाग जाए, रोड़ा करवा लाग जाए, क्योंकि बेइज्जती करवा लाग जाए, जब कहीं करे झाड़ा एड़ा मुंह पर दे कोई गिर कोई, अब क्यों नहीं हाथ ईट को दुआड़ी उठा दे धड़, पर धड़ तो दे आग लगे एक आधा तो वही सिस्टम यहाँ हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया? सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। अब सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया और तमिल लिबरेशन फोर्स के नाम से, लिट्टे नाम से अपना एक संगठन खड़ा कर दिया। लिट्टे, इसका संस्थापक था प्रभाकरण। याद रखना नाम, प्रभाकरण। प्रभाकरण ने लिट्टे की स्थापना की थी और लिट्टे ने फिर तमिलों के अधिकारों के लिए श्रीलंका सरकार के सामने युद्ध का ऐलान कर दिया। यह युद्ध 1983 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? सशस्त्र संघर्ष 1983 से शुरू हुआ था और 2009 तक यह संघर्ष चला। 2009 में जाकर के इनके मध्य शांति वार्ता हुई और तमिलों ने के साथ समझौता हुआ और इन्होंने संघर्ष का रास्ता छोड़ा। अब देखो, सिंगलियों ने तमिलों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। बेल्जियम के लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने डच्चों को हिस्सेदारी दे दी, इसलिए चुपचाप आराम से अपना काम करते रहे। सिंगलियों ने तमिलों को हिस्सेदारी नहीं देने का नतीजा यह हुआ कि 1983 से लेकर के 2009 तक, मतलब लगभग 30 साल तक गृह युद्ध झेलना पड़ा। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, देश की हालत खराब हो गई और इसी के कारण से हमें भी थोड़ा नुकसान हुआ, हमारे देश को भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी। जैसा कि अपने मारवाड़ी भाषा में कहावत है कि कान्या को नहीं बढ़िया करें, मुर्दा ही बढ़िया करें। तो मुर्दा बड़े तो मुर्दा ही हैं, पर कान्या के ताव तो लाग ही जाए थोड़ो घणो। तो श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है, लड़ाई तो श्रीलंका में चल रही थी और उसका शिकार हुए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी की भी हत्या भी इसी लिट्टे ने की थी, और क्योंकि उन्होंने शांति सेना श्रीलंका में भेज दी थी। इसका विरोध किया उन्होंने और नाराज होकर के, गुस्सा होकर के उन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। तो ये हुआ। अब देखो, अपना जो प्रश्न था क्या, श्रीलंका के समाज की बुनावट कैसी? सिंगली 80%, तमिल 18%। तमिलों में भारतीय मूल के थे, तमिल भी थे, श्रीलंकाई मूल के तमिल भी थे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति थी। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सिंगलियों का बहुमत था। सिंगलियों ने सत्ता में साझेदारी नहीं की, इस कारण से गृह युद्ध शुरू हुआ। यह प्रश्न आपका 2 नंबर का यहां कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड, जो मैंने अभी बताया, श्रीलंका सरकार के कौन से कार्य थे जिनसे तमिल नाराज हुए? अब ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया। किसी बिंदु में ये प्रश्न है कि श्रीलंका सरकार ने कौन से कार्य किए? सिंगली भाषा को राजभाषा बना दिया, सिंगली लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दे दी गई, सिंगली संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तमिल संस्कृति को दबाने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और तमिलों को सत्ता में हिस्सेदारी या साझेदारी नहीं दी, जिसके कारण से श्रीलंका के तमिल नाराज हुए। हो गया 2 नंबर का अगला प्रश्न। अब इसके क्या कारण रहे? क्या कारण थे कि श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ जबकि बेल्जियम में नहीं हुआ? क्या कारण थे कि श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ जबकि बेल्जियम में नहीं हुआ? दोनों चीजें हमने पढ़ ली, दोनों की सत्ता की जो साझेदारी है वो हमने पढ़ ली कि बेल्जियम ने तो सत्ता में साझेदारी की, डच वासियों को सत्ता में
साझेदारी दे दी, इसलिए बेल्जियम में गृह युद्ध नहीं हुआ। जबकि श्रीलंकाई लोगों ने तमिलों को सत्ता में साझेदारी नहीं दी, इसलिए गृह युद्ध हुआ। 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ अपना। इस प्रकार से अपने 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इन 5 प्रश्नों में हमने बेल्जियम के समाज की बुनावट देख ली, बेल्जियम के संविधान के संशोधन देख लिए, श्रीलंका के समाज की बुनावट, श्रीलंका के सरकार के कार्य जिनसे तमिल नाराज हुए, और दोनों में तुलना भी देख ली। श्रीलंका और बेल्जियम में सरकार में इस हिस्सेदारी या सत्ता में साझेदारी का क्या फर्क रहा वो देख लिया। ये 5 बिंदु या 5 प्रश्न हैं, इनको हम शॉर्ट में आप दोबारा देख सकते हो, दोबारा समझ सकते हैं कि बेल्जियम में जो लोग हैं वो डच भाषी लोगों को सत्ता में साझेदारी नहीं थी, वो बाद में मिल गई। श्रीलंका में सिंगलियों के पास सत्ता थी, उन्होंने तमिलों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। इस कारण से जातीय बुनावट का हिसाब किताब देखें तो डच भाषी 59%, फ्रेंच भाषी 40%, श्रीलंका में सिंगली 80%, तमिल 18%। ये इनकी बुनावट, दोनों का अंतर हमने देख ही लिया कि सत्ता में एक ने साझेदारी कर ली, एक ने साझेदारी नहीं की। तो ये तो हो गया अपना इस पार्ट का, जो सत्ता में साझेदारी है उसका आधा भाग। अब इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है कि सत्ता की साझेदारी वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों में कैसे कैसे हो रही है। ये हम अगली कक्षा में देखेंगे।